आखिरी के 2 मिनट, महज 2 मिनट, क्या हुआ उन आखिरी 2 मिनटों में? यह जहाज है या बम? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी 1:38 पर। एयरलाइन की यह फ्लाइट थी और महज 2 मिनट के भीतर यानी कि 1:40 पर एयरपोर्ट के नजदीक एक सिविल अस्पताल की बिल्डिंग में यह फ्लाइट टकराती है, क्रैश हो जाती है। यह फ्लाइट एयर इंडिया की जरूर थी, मगर यह प्लेन था अमेरिका का ड्रीम लाइनर प्लेन बोइंग 787, जो बड़ा आरामदायक माना जाता है। मगर अब यह मालूम नहीं चल रहा कि हादसे की असल वजह क्या है। इस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए। 242 यात्री पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद से लंदन पहुंचना था और 2 मिनट के भीतर आग के गोले में तब्दील हो गई। और इसमें एक बात और बता दूं आपको कि इस प्लेन में मौजूद थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अब महज अंदाजा लगाइए आप और हम, कोई भी प्लेन में मौजूद हो, दाखिल हो, टेक ऑफ करने वाली हो फ्लाइट, मगर कुछ ही मिनटों के बाद पता चले कि यह जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। यह ट्विन इंजन प्लेन था। ट्विन इंजन मतलब 2 इंजन। और जितने भी एक्सपर्ट्स से हमारी बात हुई वो ये बता रहे हैं, ये रेयर हो केस होता है कि 2 इंजन इकट्ठे फेल हो जाए। अब कहने वाले कहते हैं कि फ्लाइट की जो पायलट थे फ्लाइट के, उनकी सूझबूझ की कमी थी। नहीं, जानते हैं क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? ये कहना गलत है क्योंकि ये दोनों पायलट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, दोनों वेल एक्सपीरियंस पायलट थे, यानी सुपर एक्सपीरियंस पायलट। यानी जो सुमित सबरवाल थे, बेहद शानदार पायलट थे। उनके साथ एक और को पायलट थे जिनका नाम था क्लाइम सुंदर। 1100 घंटे, 1100 घंटे। यह थ्योरी बिल्कुल खारिज हो जाती है अब कि पायलट्स का अनुभव कम था, पायलट्स के पास एक्सपीरियंस कम था। वेल ट्रेन्ड पायलट थे, अनुभवी थे। लेकिन इस प्लेन हादसे के खौफनाक मंजर में मैं जिक्र करूं, वो ये जिक्र जरूरी हो जाता है। यह हादसा हुआ 1,26,206 लीटर एयर फ्यूल उसमें था। अब जरा सोच कर देखिए, आपकी और हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल और डीजल आता है, और अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई हादसा होता है तो वो कैसे आग का गोला बन जाती है। एक महज छोटी सी कार, कितना फ्यूल होता है उसमें। और इस प्लेन में एयर फ्यूल कैपेसिटी थी 1,26,206 लीटर। तो आप सोच कर देखिए कि उसमें इतना फ्यूल था, तो जरा सोचिए जब बिल्डिंग से वो टकराया होगा तो कितना खौफनाक, खतरनाक मंजर होगा। एक आग के गोले का मंजर होगा, जैसे तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। अब 6 ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं जिस वजह से यह हादसा बताया जा रहा है कि हुआ होगा। संभावना 1 वो ये कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे, यह भी बहुत मुश्किल है। संभावना नंबर 2, किसी पंछी का प्लेन से टकराना, यह संभावना भी जताई जा रही है। तीसरी संभावना, कंट्रोल सिस्टम जाम हो गया हो, इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हो गया हो, यह संभावना है। और 5वीं संभावना, ये कोई बड़ी तकनीकी खराबी जिसका कोई हल नहीं था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और 6ठी बड़ी संभावना ये कि पायलट की मानवीय भूल, जो कि बहुत कम दिखाई देती है। वैसे बोइंग 787 ड्रीमलाइन, इस पर विवाद एक लंबी श्रृंखला है। पहला विवाद शुरू हुआ जनवरी 2013 में। वो तब सामने आया जब एक शिकायत मिली। शिकायत ये कि दोनों विमान लिथियम आयरन बैटरी में आग लगती है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि 3 महीने के लिए सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों को रोक लगा दी जाती है। एक और विवाद आता है, यह दूसरा विवाद था 2020-2022 में। सामने तब आया जब ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई। यह एक एयरलाइंस की ड्रीमलाइनर की डिलीवरी पर रोक लगा दी जाती है
इस विवाद के बाद। और तीसरा विवाद सामने आता है दोस्तों अप्रैल 2024 में। क्या शिकायत मिली? शिकायत यह कि विमान के हिस्से को जोड़ने का तरीका बदल दिया गया और हवा में टूटने का खतरा ज्यादा है। फिर क्या हुआ? शिकायत पर हुआ यह कि ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया। कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है, ऑल इज वेल है। मगर विवाद यहां खत्म नहीं हुआ। मार्च 2024 एक और शिकायत मिली। शिकायत यह कि बोइंग में काम कर चुके जॉन ब्रैटनेट ने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए। जॉन ब्रैटनेट की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। अब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पांचवा विवाद तब सामने आया दोस्तों। यह साल था 2024, यानी पिछले साल, जब जापान में एक विमान से हाइड्रोलिक आयरन लीक हुआ। फिर क्या हुआ? कई एयरलाइंस ने अपने विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया, रोक लगा दी। मगर अभी भी कई इफ और बट हैं। ये तो महज आशंकाएं हैं, मगर लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्योंकि 12 नवंबर 1996 से अगर मैं जिक्र करूं, उन तारीखों का जिक्र करूं, हरियाणा के चाकरी दादरी में क्या हुआ था? दो प्लेन आपस में टकराए, 349 यात्रियों की मौत हो जाती है। 1 जनवरी 1978 मुंबई से उड़ान भरकर अरब सागर में प्लेन जाकर गिरता है, 213 यात्री इसमें मर जाते हैं। 22 मई 2010 मंगलोर में खाई में एक प्लेन गिरता है, 158 लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके बाद 26 अप्रैल 1993 औरंगाबाद एयरपोर्ट पर ट्रक से फ्लाइट टकराई, 55 लोगों की जान चली गई। 7 अगस्त 2020 को भी हादसा होता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश होता है और 21 यात्रियों की जान चली जाती है। अब कहने वाले कहते हैं कि कारें जब हम चलाते हैं, किसी कार की 10 साल की रिटायरमेंट की आयु होती है। 10 साल में कहा कि ये कार डंप कर दीजिए, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है क्या? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है, जिसे 2012 में बनाया गया था और यह विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में यह विमान लगभग 13 साल की उम्र पूरा कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह उम्र प्लेन के हिसाब से अभी कम है, मगर मजाल है कोई मोदी सरकार से सवाल कर ले। पहले एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया तो क्यों? प्राइवेट कंपनियों ने मनमानी ढंग से किराया बढ़ाया क्यों? विमान कंपनियों पर भारत सरकार की कोई लगाम क्यों नहीं? और लगातार खस्ता हाल विमानों को फ्लाइट में अगर जोड़ा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान टूटी सीट पर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं, एक मंत्री। इसके बाद एक फ्लाइट से चिड़िया के मात्र टकराने से विमान के आगे के पड़खच्चे उड़ने की खबर आती है। इतनी सारी खामियों के बाद भी भारत सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, क्यों? अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा बेहद दिल दहलाने वाला है। सवाल ये कि आखिरकार क्यों बेची गई एयर इंडिया? क्यों किया गया यात्रियों की जान से समझौता? इतनी संवेदनशील सर्विस का निजीकरण कैसे? इन सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या यह सवाल नहीं बनता? हम तो बस यही कहेंगे कि इन दुखद हादसे में, इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों और क्रू मेंबर्स के परिजनों के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है, जिसका दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम इस कठिन और मुश्किल वक्त में शोकगुल परिवारों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़े होने का जिक्र करते हैं। यह शोक सिर्फ उनका नहीं, ये आपका, हम सबका शोक है। हमने अपनों को खोया है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी, यह एक यक्ष प्रश्न बनता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।